हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपको अधिगम के नियम पढ़ाने वाला हूँ। इस अधिगम के नियम को थॉर्नडाइक ने दिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको अधिगम का एक सिद्धांत पढ़ा दिया था, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे पावलो के द्वारा दिया गया था। उस सिद्धांत को हम लोग पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको अधिगम के नियम पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा जिक्र मैं थॉर्नडाइक के बारे में करने वाला हूँ। इससे आप देखिएगा, थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो ये जो थॉर्नडाइक है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और ये जो थॉर्नडाइक हैं इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। देखिए, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम अगर किसी मनोवैज्ञानिक ने अपना नियम दिया, सीखने का नियम, और सीखने मतलब अधिगम का नियम, ये अधिगम का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसी कारण इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक मूलतः अगर बात करें तो थॉर्नडाइक प्रकारवादी थे, लेकिन जब मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान आया तो ये जो थे ये व्यवहार के विज्ञान से आकर जुड़ गए, जिसके कारण इन्हें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने ये अधिगम का नियम ये जो है इन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया था। अब हम अधिगम के नियम पे चर्चा करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के दो नियम दिए थे। एक दिया था इन्होंने प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, और दूसरा गौण या द्वितीयक नियम। ये जो है प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, इसे प्रधान नियम भी कहा जाता है। कहने का मतलब इन्होंने अधिगम के सीखने के अपने दो नियम दिए। एक इन्होंने मुख्य नियम दिया और एक इन्होंने गौण नियम दिया। मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी कहा जाता है, प्रधान नियम भी बोल सकते हैं, और जो गौण नियम है इसको द्वितीयक नियम भी कहा जाता है। देखिए, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम जो है इन्होंने 3 प्रकार के मुख्य नियम बताए, अच्छा, तथा गौण नियम जो है इन्होंने 5 प्रकार के गौण नियम इन्होंने दिया था। तो सबसे पहले मुख्य नियम की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मुख्य नियम जो है यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टेट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की तुलना करें तो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, अगर हम सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन दोनों को वेटेज बराबर देना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। 3 प्रकार के इन्होंने मुख्य नियम दिया। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, इसे परिणाम का नियम, और संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। कई किताबों में आपको ये प्रसन्नता या दुख का नियम भी इसे हम लोग कहते हैं। तीसरा जो इन्होंने अपना नियम दिया वो दिया तत्परता का नियम। एक एक करके हम इन तीनों नियम को समझने की कोशिश करेंगे। अभ्यास का नियम जो है, अभ्यास का नियम क्या होता है? अभ्यास का नियम क्या कहता है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को दक्ष बनाता है। किसी भी क्रिया को आप कर रहे हैं, किसी भी क्रिया कार्य को कर रहे हैं, तो आप उस क्रिया कार्य के प्रति कितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं। अगर आप ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो आप उस काम को सीख जाएंगे। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आप उस काम को नहीं सीख पाएंगे। आप जो है एक किताब को 20 बार पढ़िए, बल्कि 20 किताबों के चक्कर में मत पढ़िए। यानी कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आपने एडिसन नाम के एक वैज्ञानिक को जरूर पढ़ा होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया था। उन्होंने बल्ब का आविष्कार कैसे कर दिया? वो एक मंद बुद्धि बालक थे, लेकिन उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, क्योंकि अगर उनके प्रयोग की तरफ हम देखें तो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 10,000 बार उन्होंने प्रयोग किया था, और अंत में उनका निष्कर्ष आया कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे तो आप बिल्कुल उस काम को कर ही जाएंगे। ये होता है अभ्यास का नियम। ये अभ्यास का नियम है। देखिएगा, इस अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है उपयोग का नियम तथा एक होता है अनुपयोग का नियम। ये उपयोग का नियम क्या होता है? उपयोग का नियम है, जैसे आप किसी भी काम को सीख गए तो आप उस काम को कितना ज़्यादा यूज करते हैं। उस काम को अगर आप बार बार करते हैं तो वो काम आपके स्मृति में बनी रहेगी, आप उस काम को कभी भूलेंगे नहीं। ये होता है उपयोग का नियम। जैसे आपने मान लीजिए टाइपिंग सीखी है, अगर आप उस टाइपिंग को बार बार हर दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आप कभी उसे भूलेंगे नहीं। तो उपयोग का नियम। और एक होता है अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम कहने का मतलब है कि आप जो है किसी काम को सीख गए, उस काम को आप बार बार नहीं कर रहे हैं, उस काम के प्रति आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया।
कहने का मतलब आप जो है टाइपिंग 6 महीना पहले सीखे थे, आप उस टाइपिंग का कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप उस टाइपिंग को धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो ये उपयोग और अनुपयोग का नियम होता है। यानी आप किसी भी काम को सीखे हैं तो आप उस काम को करते रहिएगा, तो आपके मस्तिष्क में वो हमेशा याद रहेगी। अगर आप उस काम को करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आप उस काम को भूल जाएंगे। तो याद रखिएगा, परीक्षा में एक बार ऐसा भी प्रश्न आया था कि किस नियम को उपयोग और अनुपयोग नियम में बांटा गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम में बांटा गया है। अगला जो नियम है, मुख्य नियम के अंतर्गत अगला जो नियम है वो नियम है प्रभाव का नियम, या इसे परिणाम का नियम भी कहा जाता है, और इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। देखिए ये नियम क्या होता है, प्रभाव का नियम। जैसे कि जब आप किसी भी क्रिया कार्य को कर रहे हैं तो जैसे आप किसी भी क्रिया कार्य को कर रहे हैं, तो जब आप वो क्रिया करते हैं और उसका परिणाम सकारात्मक आता है तो आप उस क्रिया को दोहराएंगे। अगर आप किसी क्रिया कार्य जो कर रहे हैं अगर उसका परिणाम नकारात्मक आता है तो फिर आप उस क्रिया कार्य को नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्रिया कार्य को कर रहे हैं, उसका परिणाम किस प्रकार से आता है उस हिसाब से आपका अधिगम होता है, उसी हिसाब से आप किसी भी कार्य को करते हैं। ये प्रभाव का नियम होता है। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को आप बुलाते हैं, आप कहते हैं कि बेटा ये काम कर दो, तो आपको काम कर देता है। आप बदले में आप उसे थैंक्स कहते हैं, गुड बॉय कहते हैं, तो उसके अंदर एक पुनर्बलन का जन्म होता है। यानी आप फिर कभी उसे दोबारा काम करने को कहेंगे तो आपका काम तुरंत करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस अंकल ने पिछली बार मैंने काम किया था तो मुझे थैंक्स कहा था। तो ये अगर मान लीजिए आप उसी बालक को कोई काम करवा, आप उस बालक को कह रहे हैं अरे यार तुमने काम अच्छा नहीं किया, तुमने काम खराब कर दिया, तो अब क्या होगा, अब वो आपसे बचने की कोशिश करेगा। उसके मन में धारणा बन जाएगी कि ये अंकल अच्छा नहीं है, मुझे डांटते हैं, तो वो काम को नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि प्रभाव किस प्रकार का उस बच्चे पे पड़ेगा, तो परिणाम के द्वारा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो टॉपिक मैं आज आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को दोबारा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये परिणाम निर्भर करता है कि आपके ऊपर प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो ये होता है प्रभाव का नियम। संतोष या असंतोष का नियम भी यही है। कहने का मतलब जब आप किसी क्रिया को कर रहे हैं तो वो क्रिया करने में अगर आपको संतोष मिलता है तो आप उस क्रिया को करेंगे, अगर आपको उस क्रिया को करने में असंतोष मिलता है तो आप उस क्रिया को नहीं करेंगे। अगली जो है वह तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है? तत्परता का नियम कहने का मतलब है तैयारी का नियम। इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जाता है। मतलब आप किसी भी क्रिया को कर रहे हैं और उस क्रिया कार्य को करने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं, शारीरिक रूप से तैयार हैं, तो आप उस क्रिया को करेंगे, आपका अधिगम होगा, आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आप शारीरिक रूप या मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल भी आता है कि 10 आदमी मिलकर एक घोड़े को तालाब के किनारे लेकर जा सकता है, लेकिन 20 आदमी भी मिलकर उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकता। कहने का मतलब है कि घोड़े की इच्छा नहीं है, घोड़ा तत्पर नहीं है पानी पीने को, इसीलिए वो पानी पी नहीं सकता। तत्परता का नियम यही कहता है। जैसे कि आप मेरी क्लास में आकर पढ़ते हैं और आप मानसिक शारीरिक रूप से एकदम तैयार हैं साइकोलॉजी सीखने के लिए, तो आप सीख जाएंगे। अगर आप मान लीजिए मेरी क्लास में आप अपने दबाव में अगर मेरी क्लास में आते हैं, टीचर क्या बोलते हैं, पेरेंट्स का दबाव है, माता पिता का दबाव है, अगर आप दबाव में आकर पढ़ते हैं तो आपका अधिगम नहीं होगा। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान शिक्षक आपको क्यों ना पढ़ा रहा हो, लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहूँगा तभी सीखूंगा, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो किसी के द्वारा मुझे ज़बरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। ये होता है तत्परता का नियम। कहने का मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए अगर आप तैयार हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, शारीरिक रूप से तैयार हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको उस काम को सीखने से रोक सके। अगर आप किसी काम को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको उस काम को सिखा सके। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहेंगे तो उस काम को सीखेंगे, नहीं चाहेंगे तो आप उस काम को नहीं सीखेंगे। ये होता है तत्परता का नियम। देखिएगा, अब हम मुख्य नियम की हम चर्चा कर चुके हैं। मुख्य नियम 3 प्रकार का होता है। अब हम गौण नियम पे चर्चा करेंगे। गौण नियम को द्वितीयक नियम भी कहा जाता है। ये गौण नियम थॉर्नडाइक ने 5 प्रकार के गौण नियम बताए हैं। पहला है बहुक्रिया का नियम।
दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, चौथा है सदृश्यता का नियम और पांचवा जो है साहचर्यात्मक नियम है। एक एक करके इस नियम को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुक्रिया का नियम क्या होता है। बहुक्रिया के नियम को बहुक्रिया का मतलब अनेक क्रिया। बहुक्रिया का नियम क्या है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं उसके प्रति आप अनेक क्रियाएं करते हैं और क्रिया करके आप उस चीज़ को सीख जाते हैं, ये होता है बहुक्रिया का नियम। इस नियम के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पे प्रयोग किया था। बिल्ली को एक पिंजरे में कैद करके रखा था और उसके सामने, पिंजरे के बाहर उसके सामने एक सूखी मछली रखी थी। बिल्ली उस मछली को देखकर बार बार मतलब उत्तेजित हो रही है और उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो अनेक क्रियाएं करती है और अचानक उस लीवर पे उसका पांव पड़ जाता है। तो अनेक क्रिया कर कर के वो बाद में सीख जाती है और लीवर पे पैर दबाना सीख जाती है। कहना आप अनेक क्रियाएं करते हैं, अनेक क्रियाओं के द्वारा आप किसी भी काम को सीख जाते हैं, ये होता है बहुक्रिया का नियम। अगली जो है आंशिक क्रिया का नियम। ये आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, तो आंशिक क्रिया का नियम जो है इस बहुक्रिया का अपोजिट है आंशिक क्रिया का नियम। कभी कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि वो लड़का तो पढ़ाई ही नहीं कर रहा था, एग्ज़ाम से सिर्फ 1.5 महीने पहले पढ़ाई शुरू किया और एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर गया। तो ऐसा कैसे होता है, तो देखिएगा वो इस नियम को फॉलो करता है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, कहने सिलेबस को देखता है, उस सिलेबस से उस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है वो उसको चुनता है और चुनकर उन्हीं सारी चीज़ों को मतलब उन्हीं सारी टॉपिक को पढ़ाई करता है और बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए चला जाता है, चाहे सरसरी नज़र से देखते हुए चला जाता है और महत्वपूर्ण टॉपिक को केवल वो पढ़ता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि वो इस नियम पे काम करता है। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक किताब है और आप उस किताब को एक ही दिन में पढ़ जाते हैं, तो आप सोचिए आपका अधिगम कितना होगा। क्या आपको ज़्यादा दिन तक क्या उसमें से सारी बातें याद रह पाएंगे? नहीं याद रह पाएंगे। तो एक किताब जो है, आप उस किताब में मान लीजिए 10 अध्याय हैं, तो 10 अध्याय को आप 10 भागों में पहले विभाजित कीजिए और एक अध्याय को भी आप एक दिन में मत पढ़िए, उसको भी आप विभाजित कीजिए। यानी एक दिन में 1 पेज या 2 पेज आप पढ़िए और आंशिक क्रिया का नियम मैंने अंश से पूर्ण की तरफ आप पढ़िए, अंश से पूर्ण की तरफ आप बढ़िए, अंश से पूर्ण, अंश से पूर्ण की तरफ बढ़ते हुए आप उस किताब को पूरा पढ़ जाइए। यानी कहने में रोज़ रोज़ आप 1-1 पेज 2-2 पेज पढ़िए, तो आपका ज़्यादा अधिगम होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी और ज़्यादा याद होंगी। ये होता है आंशिक क्रिया का नियम। अगला जो है वो है मनोवृत्ति का नियम। ये मनोवृत्ति का नियम क्या होता है, मन का मतलब मनोविज्ञान में मस्तिष्क को माना जाता है। अब वृत्ति का मतलब होता है नज़रिया, यानी मन का नज़रिया। यानी आप किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी क्रिया कार्य को कर रहे हैं और आप उस कार्य को करते समय अगर आपका मन का जो नज़रिया है वो पॉजिटिव है तो आप उस काम को सीख जाएंगे। अगर आपके मन का नज़रिया निगेटिव है तो आप उस काम को नहीं सीख पाएंगे। यानी मनोवृत्ति का नियम यही कहता है। आप मान लीजिए आप जो है पहले से ही मेरे वीडियो को देखने से पहले ही आप ये मन को बना कर रखे हैं कि मुझे साइकोलॉजी नहीं आएगी, तो आप जो है पहले से निगेटिव रूप से तैयार हैं। तो आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सच में साइकोलॉजी नहीं आएगी। चाहे आपको टीचर कितना भी अच्छा से क्यों ना पढ़ाए, आपको साइकोलॉजी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पहले से ये बना कर रखे हैं, मन का नज़रिया अगर पॉजिटिव बना कर रखे हैं कि मुझे साइकोलॉजी आएगी ही आएगी, क्यों नहीं आएगी, तो आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको साइकोलॉजी ज़रूर आएगी। ये होता है मनोवृत्ति का नियम। यानी मन का नज़रिया आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है किसी भी काम को सीखने के लिए। अगला जो है वो है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या होता है, सादृश्यता का नियम ये होता है जैसे कि आप जो है, आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने पहले सीटेट का एग्ज़ाम दे रखा है, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है पहले सीटेट का प्रश्न पेपर आप देख चुके हैं और जब अगली बार दूसरी बार जब आप सीटेट एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो आपका अधिगम उस टाइम पहले से ज़्यादा अधिगम होगा, क्योंकि आपने जो है उस प्रश्न पत्र को पहले देख रखा है। सादृश्यता का नियम यही कहता है कि आप किसी भी चीज़ को पहले देख रखे हैं और फिर आप आगे जो है उस चीज़ को देखते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा अधिगम होता है। कहने मतलब पूर्व ज्ञान की मदद से आप नए ज्ञान को सीख पाते हैं। ये होता है सादृश्यता का नियम। अगली जो है वो है साहचर्यात्मक नियम।
साहचर्यात्मक नियम क्या होता है? ये कहता है कि आप जो है विषय वस्तु के साथ कितना ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल बिठा पाते हैं, उसी हिसाब से आप अधिगम कर पाएंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं साहचर्यात्मक नियम को कि मान लीजिए कि आपके सामने एक परिस्थिति आई और आप उस परिस्थिति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का आप व्यवहार करते हैं, जीवन में आगे फिर आपके सामने वैसे ही परिस्थिति आती है और उस वक्त भी आपने पिछली बार आपने जैसा उस परिस्थिति के सामने व्यवहार किया था, उसी प्रकार का व्यवहार इस परिस्थिति के भी सामने करते हैं, तो इसी को हम लोग साहचर्यात्मक नियम कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक माँ के सामने एक परिस्थिति आई कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया, तो माँ को जब बेटे की याद आती है तो माँ बेटे की तस्वीर लेकर उसके सामने वैसे ही बातें करती है जैसे उसके साथ किया करती थी। चाहे एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को छोड़कर भाग गई, तो प्रेमी जो है प्रेमिका की तस्वीर लेकर उसके सामने ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे उसके साथ किया करता था। ये होता है साहचर्यात्मक नियम। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अधिगम का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक ने अधिगम का नियम जो दिया वो अधिगम के 2 नियम दिया, एक प्राथमिक नियम, एक द्वितीयक नियम। प्राथमिक नियम जो है, प्राथमिक नियम उन्होंने 3 प्रकार का दिया और द्वितीयक नियम उन्होंने 5 प्रकार का दिया। प्राथमिक नियम जो उन्होंने प्राथमिक नियम में जो उन्होंने 3 नियम दिया, उन नियम का नाम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम या संतोष या असंतोष का नियम, और तीसरी जो थी वो तत्परता का नियम। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभ्यास को नियम को 2 भागों में विभाजित किया गया, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। और यहाँ पे गौण नियम की अगर हम चर्चा करें, इसे द्वितीयक नियम भी कहा जाता है। ये 5 प्रकार के नियम, थॉर्नडाइक ने इसे 5 प्रकार का नियम दिए। पहला जो है बहुक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मनोवृत्ति का नियम और चौथा है सादृश्यता का नियम, 5वां है साहचर्यात्मक नियम। और इस अधिगम के नियम को जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, इसे मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।